लास्ट ईयर मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी एंड ज्योग्राफी के फाइनल एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हुए थे इस वीडियो से। यस, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने उस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करे थे जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा थी। सेम फॉर दिस ईयर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर इन दिस वीडियो। फाइनल एग्जाम कुछ इस टाइप का आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो से वो है हाउ टू प्रेजेंट द एंटायर पेपर। कम आते हुए भी कैसे अच्छा लिखें एंड फुल मार्क्स स्कोर करें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स एंड सीक्रेट टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो सभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए लाइफलाइन है। पता नहीं मेरी बताई हुई बात आपको कब काम आ जाए। सो कम टाइम भी है आपके पास, तब भी आप स्पीड में करके ये वीडियो देख लो, पर प्लीज वॉच इट टिल एंड। सो हे गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स बिगिन। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और एक बार इनको पढ़ लेना जब आप फाइनल एग्जाम दोगे। एक बार अभी आप देख लो, वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके। ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। 70 मार्क का आपका फाइनल एग्जाम आएगा, राइट? ओके, और इसमें आपको 3 घंटे देखने को मिलेंगे, ये तो बात आप जानते हो। और इसमें आपको जो मिलेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस यू विल गेट, और सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 5 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। और सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लो कि आपको 1 to 17 में एमसीक्यूज मिलेंगे। 18 और जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 20 to 23 आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे। 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स कितने होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 3 मार्क के क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपको 24 to 28 यू विल फाइंड यहाँ पर 5 मार्क के क्वेश्चंस, जिनको 120 से लेकर 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 आपको मिलेगा मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और चॉइसेस भी आपको मिलेंगी इसमें। अब देखो, जैसा आप फाइनल एग्जाम जाके दोगे बिल्कुल वैसा डिस्कस करते हैं। मान लो आप फाइनल एग्जाम देने गए, एक बार गहरी सांस लेना। जस्ट इमेजिन कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, 15 मिनट आपके पास है। 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपके पास 15 मिनट है उसको रीड करने के लिए। रीडिंग टाइम है आपका। अब आपको क्या करना है, उसको लेकर के अच्छे से रीड करना। हाउ यू विल यूटिलाइज दिस 15 मिनट्स। तो आप यूटिलाइज करोगे जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक बार जाके पहले आप ना उल्टा स्टार्ट करना। मतलब लिखने के लिए नहीं बोल रहा, रीड करने के लिए। क्योंकि आप एमसीक्यू से स्टार्ट करोगे ना रीड करना, तो फिर एक आध एमसीक्यू बाई चांस आपको नहीं आता या फिर एजर्शन वाला पढ़ोगे तो माइंड में कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्टार्ट करना बैक से। एक बार मैप देख लेना, उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन देख लेना कौन कौन से हैं, उनमें से आप कौन सा करोगे। चॉइसेस मिलेंगी आपको, कौन सा करोगे और वाले में से। फिर 3 मार्क के देख लेना, पिक्चर बेस्ड कौन सा आया हुआ है, टेबल कौन सा है, मैप वाला कौन सा। एक मैप वाला क्वेश्चन भी आएगा, मैंने आपको बताया था, या फिर ग्राफ भी आ सकता है, तो वो वाला देख लेना। उसके बाद आप जा सकते हो एमसीक्यूज की तरफ। और इतना करने पे आपका जो टाइम है 15 मिनट का वो कंप्लीट हो जाएगा। देन यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा एक पेपर बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं। देखो 100% मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैंने पेपर सेट नहीं किया, बट चांसेस है कि हाँ इसमें से आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट एक पेपर में से क्वेश्चंस आ जाएं ये बहुत ही मुश्किल होता है। बट हम यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं जो पूरा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पेपर डिज़ाइन करूँ और आपको बेनिफिट मिले। तो मेरा जो मेन पर्पस है इस वीडियो के लिए, दैट इज़ पेपर प्रेजेंटेशन, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट। कुछ ट्रिक्स वगैरह भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा और मिस्टेक्स वगैरह भी बताऊंगा। बट फिर भी हम एक पूरा जो पेपर है ये डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्विकली, और कैसे प्रेजेंट करना है हर सेक्शन को वो भी देखेंगे। बहुत ही काम की वीडियो है। तो एक बार पेन पेपर निकाल लो, जो भी क्वेश्चंस आएंगे एक बार उनके पॉइंट्स लिख लेना, ओके, और फिर क्रॉस चेक कर लेना, राइट। तो यू विल फाइंड आपको पहले मिलेगा ये सेक्शन नंबर सेक्शन ए मिलेगा। इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अब देखो स्टार्ट करना, आप ना स्टार्ट सेक्शन ए से कर देना, ये बेस्ट है, ठीक है। सेक्शन ए से स्टार्ट कर लेना। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे और फिर आपको इनको अटेम्प्ट करना है। और हर सेक्शन में कैसे लिखोगे, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताता जाऊँगा। तो एक बार सॉल्व करो क्वेश्चंस को। जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको क्या करना है, पहले सेक्शन के लिए आप यहाँ पर इस टाइप की आपको मिलती है शीट, राइट। तो यहाँ पर आप लिख देना सेक्शन ए, ठीक है,
ओके यहाँ पर मेरा जो पेन है उसकी थिकनेस मोटी है इसलिए यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा, बट कोई बात नहीं। अब आपको ये डाउट रहता है कि कैसे करें, तो ये जो नंबर 1 है ना, उसके बाद आप ऑप्शन तो लिखना बट साथ में उसका ऑप्शन भी लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इसका आंसर मान लो बी है। अब बी का आप क्या बताओगे, स्टेटमेंट बी इज पार्शियली करेक्ट, ये भी आपको लिखना है, बिकॉज ना एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। जितना काम आप एग्जामिनर का चेक करने वाले का आसान करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो आपको उनका काम आसान करना है, और कम आते हुए भी कैसे आप अच्छा प्रेजेंट करोगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही। सेम फॉलो करना इस चीज़ को, यू विल गेट फुल मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो सेक्शन ए कैसे करना है, आई होप आपको आइडिया मिल गया है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिकॉज हम एक पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, स्टेज 1 है, बताओ कौन सी सही है। तो इसका जो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है, इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो दोनों सही है, बिकॉज स्टेज 1 में हमने यही पढ़ा है कि यहाँ पर हाई फर्टिलिटी रेट है और हाई मोर्टेलिटी रेट हमें मिलेंगे, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर दी दैट्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, बिकॉज फूड सप्लाई कॉन्स्टेंट नहीं है, राइट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर आपको लो मिलेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो मिलेगी, बिकॉज जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर आपको डी मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले क्लास 12 के बाद आप CUET की तैयारी करोगे तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट बुक MCQs के लिए। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गुरुकुल बाय ओसवाल आपको ये बुक मिलेगी, इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यू विल फाइंड, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कि देखो, इसमें आपको चैप्टर की समरीज मिलेंगी, राइट। इसमें आपको स्टेटमेंट वाले, केस स्टडी वाले, क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यू विल फाइंड। PYQs 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और ट्रेंड्स भी आपको मिलेंगे कि भाई किस टॉपिक से कितना आ रहा है। तो बहुत ही काम की बुक है, ज्योग्राफी के लिए अवेलेबल है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस सॉल्व किया हुआ है, राइट। आपको इसमें प्यारे प्यारे से नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे जब आप एक बार रिविजन करोगे यहाँ पर क्वेश्चंस को करने से पहले। यू विल फाइंड दी MCQs, उसके बाद सभी चैप्टर वाइज आपको MCQs मिलेंगे। तो अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक मिलेगा, जाकर के बाय कर लो। बहुत ही बढ़िया बुक है, इसके थ्रू आप अपना पूरा कंप्लीट CUET का प्रिपरेशन कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, राइट। और अगर आपको यहाँ पर टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है तो oswal.io पे आना, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो इसमें से आप सिलेक्ट करना CUET, राइट। और CUET सिलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे या कह लो टेस्ट मिलेंगे, और जिसका भी आपको टेस्ट देना है आप टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट देना है, तो CUET 2024 पॉलिटिकल साइंस सैम्पल पेपर 1, ऐसे आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम यहाँ पर चलेगा, और जब आप टेस्ट देने के बाद सबमिट करोगे तो यू विल गेट आंसर्स ऑटोमेटिकली और रिजल्ट ऑटोमेटिकली। तो बहुत ही काम का प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका यूज़ करना मत भूलना। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें आपको मैच करना है कॉलम 1 को विद कॉलम 2। जल्दी से मैच करो, टर्म्स गिवन है और मीनिंग गिवन है, जल्दी करो। आई होप आपने करा है। देखो इसका आंसर होगा, एक बार मैच करते हैं। 4 यहाँ पर आपको मिलेगा, डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटेटिव चेंज इन मतलब विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव चेंज होता है क्वालिटी में। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी रखना इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद इक्विटी का मतलब होता है इक्वल एक्सेस देना, यानी कि 1 आ जाएगा। और उसके बाद HDI यहाँ पर आपको पता ही है, सेकेंड वाला, रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो 2, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपने सही मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और देखो कल को ऐसा MCQ आता है जिसमें आपको डाउट लगता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुत सारे नहीं होंगे, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको हो सकता है, बिकॉज अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो कुछ ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वरना तो पूरा पेपर ही आपको अजीब लगने वाला है अगर आपकी तैयारी नहीं है तो 50-50% होता है कि भाई मुझे ये ऑप्शन भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। ट्राई टू फोकस कि आपको जो बेस्ट लग रहा है उस पर मार्क करने की कोशिश करना कि ये वाला बेस्ट है, मुझे लग रहा है कि भाई ये आंसर होगा। छोड़ना मत, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है।
बट कोशिश करना कि एक बार माइंड का यूज़ करना, और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं बच्चे एमसीक्यूज़ में, इतना ओवर थिंकिंग मत करना। थोड़ा बहुत आप सोचना, ऐसा नहीं बोल रहा सोचना नहीं है, सोचना थोड़ा बहुत, बट ओवर थिंकिंग की वजह से गलत मत करके आना। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, क्या पूछा है वो भी देख लेना, और प्रॉपरली रीड करना, बिकॉज एमसीक्यू वाला सेक्शन ऐसा है जो मार्क्स बिल्कुल दिलवा भी सकता है और कटवा भी सकता है। आपने गलत कर दिया तो मैं मार्क्स नहीं दे सकता उसके लिए, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है, आप लिख रहे हो, आपने थोड़ा गलत भी लिखा है, तब भी मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ये ऐसा सेक्शन है, ध्यान से आपको करना है, टाइम देना इसको। ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर सरफेस माइनिंग, यानी नॉट ट्रू इसका मतलब इनकरेक्ट है सरफेस माइनिंग, जिसको ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। जल्दी से करो इसको अटेम्प्ट। आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इसमें, यहाँ पर आउटपुट इसका यहाँ पर क्या है, मॉडरेट गिवन है, और प्रोसेस लो, बल्कि आउटपुट इसका जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रोसेस भी काफ़ी रैपिड होता है ये, राइट। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज करना है आपको एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो जल्दी से करो, बहुत ही सिंपल है। पहले आप कॉटन की कल्टीवेशन करोगे, यानी आपका 3 आएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद धागा बनाया जाता है, ठीक है। धागा बनेगा यानी स्पिनिंग होगी, यानी कि स्पिनिंग होगी। फिर उसके बाद उसकी वीविंग, यानी उसको फिर बुना जाएगा। धागा बनने के बाद ही तो बुनता है ना। और फिर उसकी फिनिशिंग होगी, यानी उसमें डाइंग वाइंग जो भी होता है, डिज़ाइन वगैरह करना, तो दैट विल बी देयर। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, यानी डी आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। तो इसमें देख लो आप, लोकल रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी ठीक है। ये देखो, ये गलत है। ओनली मैनुअली ऑपरेटेड मशीन्स आर यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। ऐसा नहीं है कि सारी मैनुअली ऑपरेटिंग मशीन्स आपको मिलेंगी, ठीक है, मिलती हैं आपको, थोड़ी बहुत ऑटोमेटिक मशीन भी मिलती है। तो ओनली आ रहा है, तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर से रिलेटेड देखना है। स्टेटमेंट पहली क्या कहती है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज, यानी बहुत ही अच्छी लेवल की अर्बन सर्विसेज आपको मिलेंगी। स्टेटमेंट बी क्या कहती है, स्टेटमेंट बी कहती है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल, यानी दोनों प्रकार की आपको सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैव स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, सर्व वॉरशिप एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप फॉर देम। बहुत ही इजी है, ये आपको मिलेंगे नेवल पोर्ट्स, ठीक है, नेवल पोर्ट्स। चलो, वो कौन है स्टूडेंट जो कि मुझे इन सभी की एक एक एग्जाम्पल देगा, प्लीज़ जल्दी से देना कॉमेंट में, हर बच्चा कॉमेंट करेगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको मैच करना है, पोर्ट्स गिवन है और यहाँ पर कंट्री गिवन है। तो ईजी क्वेश्चन है, मैच करो जल्दी से। तो पोर्ट गिवन है और कंट्री गिवन है, राइट। तो एशकीरा आपको मिलेगा, बताओ कहाँ पर लोकेटेड है। देन ट्राइपोली, डोवर, कैलिस। ओके, सो मार्क फटाफट से। एशकीरा आपको तुनिसिया में मिलेगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2। देन ट्राइपोली आपको मिलेगा लेबनान में, 1 हो जाएगा। डोवर आपको मिलेगा इंग्लैंड में, 4। और कैलिस आपको मिलेगा फ्रांस में, तो 3। 2 1 4 3 2 1 4 3 विल बी दी आंसर, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, मतलब गांव की पॉपुलेशन आपको ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, कौन से स्टेट में मिलती है। तो यू विल फाइंड दैट इज़ बिहार, राइट। उसके बाद कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 के साथ में, बिकॉज देखो आप देखोगे एमसीक्यूज आएंगे बहुत टाइप के, डायरेक्ट वाले आते हैं जिसमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर मैच करने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मल्टीपल क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर एग्जाम। तो सभी के आंसर्स आपको अच्छे से करने हैं, अच्छे से रीड कर लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर फैमिली गिवन है और यहाँ पर स्पीच एरिया है, आपको मार्क करना है। सो कर लो इसको, ईजी है कि भाई कौन सी जगह पर ये भाषा बोली जाती है। तो आपको मोन खमीर जो मिलेगी भाषा, वो यू विल फाइंड मेघालय में ही बोली जाती है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1। देन द्रविडियन साउथ में, यानी इसका हो जाएगा 4। साइनो तिब्बतन जो आपको मिलेगी भाषा, वो आपको इधर मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राइट। तो इसका हो जाएगा 3। देन इंडो आर्यन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देन 2 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 आंसर आपका इसमें हो जाएगा ए वाला, 1 4 3 2,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल moisture deficiency, often serving as a supplementary source of water in addition to rainfall. This type of irrigation is known as, बताइए, ठीक है, जो डेफिशिएंसी है मॉइस्चर की उसको रोकने के लिए, मतलब उससे बचाने के लिए एक आपको इरिगेशन मिलेगा, इरिगेशन सिस्टम मिलेगा। वो कौन सा है, वो आपको कौन सी टाइप की फार्मिंग मिलेगी, इरिगेशन मिलेगा, बेसिकली दैट इज प्रोटेक्टिव इरिगेशन, प्रोटेक्टिव इरिगेशन। उसके बाद है 12th नंबर का क्वेश्चन, द पोर्ट इज सिचुएटेड। अब देखो ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे अब की बार की एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे देंगे, किसी से भी रिलेटेड वो हो सकती है, राइट, और फिर यू हैव टू आंसर। तो द पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर टू जनरल रूट्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, वेयर द मेजर शेयर ऑफ कंट्रीज ओवरसीज ट्रेड इज कैरिड आउट। द पोर्ट इज 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 10 किलोमीटर वाइड विद 54 berths एंड हैज़ द कंट्रीज हाइएस्ट लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। द पोर्ट इज, ये पोर्ट आपको मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, मुंबई पोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन ऑप्शंस। तो कोल अकर्स इन रॉक सीक्वेंस ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना एंड टर्शरी डिपॉजिट्स, यानी आपको इन दोनों में मिलेगा जियोलॉजिकल एजेस में कॉल, ठीक है। और कॉल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल एंड इज मेनली यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। तो इसका यूज़ किया जाता है जनरली थर्मल पावर में जनरेशन के लिए और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर में। तो देखो दोनों सही है, बट यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। आप ये देखो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज वो स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑब्वियसली दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। देन 14th नंबर का क्वेश्चन, रीड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। तो जल्दी से रीड करो इन्फॉर्मेशन कि इट प्रोसेस इज वेस्ट एंड गार्बेज टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट इज़ ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, गैस एनर्जी, गैस फॉर कुकिंग। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है गार्बेज को देखकर आप समझ सकते हो बायो एनर्जी, ठीक है। तो भैया ये आपके एमसीक्यूज होंगे 14, बट इसके बाद ना आपको 3 एमसीक्यूज और मिलेंगे जिसके लिए यू विल गेट, आपको कोई एक ग्राफ मिल सकता है फॉर एग्जांपल इस प्रकार का। तो ये बहुत ही ईजी होंगे क्वेश्चन, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करी थी, ठीक है। ईजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये। इनमें क्या करना है, आपको एक बार आपको ग्राफ को रीड करना है और उसके बेसिस पे आंसर करने हैं। रीड करो इसको जल्दी से और आप देखना सभी के आंसर दे पाओगे। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, पहला जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है दैट इज व्हेन इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स, यानी जब इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से, तो उसमें वो ये चीज़ मतलब ऐसा होना किसको इंडिकेट करता है, तो करता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को, हमने पढ़ा है। तो सी आंसर हो जाएगा। अब देखो जिसने चैप्टर पढ़ा है, जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की, वो कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयरिंग विद ईयर 2014-15 द एक्सपोर्ट्स इन 2015-16 हैव। तो आपको कंपेयर करना है 2 ईयर्स को, यानी इस वाले ईयर को देखो आप 2014-15 को, और इसको आपको कंपेयर करना है और बताना है। पहली बात तो एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट ही सर्कल वाला है, गोल वाला, यानी कि इसको देखो और इसको देखो। तो एक्सपोर्ट क्या हुए हैं, ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, ये देखो नीचे जा रहा है, तो एक्सपोर्ट डिक्रीज हुए हैं। 20 का आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको मिल जाने हैं सभी के, मैं नहीं कह रहा यही आएगा एज इट इज, मैंने पेपर सेट नहीं किया, बट इस टाइप का आ सकता है। और कैसे करना है, सिंपल आपको 16 का लिखना है और मार्क कर देना है कि भाई बी या डी जो भी रहेगा आपका बी और डिक्रीज्ड, ओके। देन 17 नंबर का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैक्सिमम, यानी किस ईयर में आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, किस ईयर में बताओ। तो सबसे मतलब सबसे इजी है 2021-22 वाला, ये देखो ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, इंपोर्ट भी ज़्यादा, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा, तो 2021-22 वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन सेक्शन बी आ जाएगा, आपको एक छोटा सा पैसेज मिलेगा, यू हैव टू रीड दैट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज यू हैव टू आंसर, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो इसको, इसमें वैसे भी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया है। अब इसके आंसर ना मोस्टली आपको मिल जाएंगे 1-2 क्वेश्चन के, और ये 3 नंबर का, यानी ये भी 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क का है, ठीक है। तो आंसर आपको मिल जाएंगे, बट एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसके आंसर ना मिले, वो आपको मिलेंगे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल ये तो आप इसमें से देख के लिख सकते हो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर हक।
तो आप बता सकते हो कि इन्होंने कहाँ से लिखोगे। डॉक्टर महबूबुल हक ने डिस्क्राइब किया ह्यूमन डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इंप्रूव देयर लाइव्स करके, यहाँ से आप बता दोगे यहाँ तक का करके। फिर आता है हाउ डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI हेल्प्स द यूनाइटेड नेशंस इन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कैसे HDI हेल्प करता है UN की लोग डिफरेंट कंट्रीज की डेवलपमेंट को असेस करने के लिए। इससे हमें यह पता लगता है कि गवर्नमेंट उनकी लोगों की एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है, हमें वो आइडिया मिलता है। हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर पे आइडिया मिलता है कि सरकार लोगों के लिए कितना खर्च कर रही है, तो उससे कंट्री की डेवलपमेंट ऑब्वियसली पता लग जाती है। ओके, और उससे फिर उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज भी फिर बनती हैं। देन हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मेंशन वन इंडिकेटर कंसीडर्ड इन इट्स कैलकुलेशन, तो बता देना कौन करता है, आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वन इंडिकेटर इज, ऐसे पूरा लिखना है स्टेटमेंट। मतलब एक ना प्रोफेशनल लगना चाहिए कि एक प्यारे से बच्चे ने जो अच्छा खासा पढ़ता है उसने लिखा है। मतलब यू हैव टू शो, आपको दिखाना है। भले आप ऐसे ही लिख देते हो प्री बोर्ड में ऐसे करके आए हो, बट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से लिखना है, राइट। और आई नो आप कर भी लोगे। तो इसमें जो एक इंडिकेटर है वो आप कोई भी बता सकते हो। यू कैन मेंशन अबाउट दी हेल्थ, आप इसमें एजुकेशन मेंशन कर सकते हो, हेल्थ में भी आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बता सकते हो। तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, बिकॉज एक एक लाइन टू लाइन यहाँ पर मैं रीड नहीं करूँगा, बिकॉज इससे काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। और ये चीज़ मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बता दी, एक बार रीड कर लो। और पैसेज कहीं से भी बन सकता है, बट आई होप आपको आइडिया मिल गया। आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन मत लिखना, ये तो मैंने ताकि आप अच्छे से रीड कर पाओ इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। और इतना बड़ा भी जरूरी नहीं है कि आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना। देयर इज नो नीड टू मग अप, ओके, मिल जाएंगे मार्क्स, चिंता नहीं करनी है। उसके बाद आपको 19 नंबर का क्वेश्चन एक और मिलेगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। उसमें हो सकता है आपको एक टेबल और मिल जाए, ठीक है, एक टेबल मिल जाए या कह लो ग्राफ मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, और उसके बेसिस पे लिखना है। देखो अभी हमने एक वो क्या था, ग्राफ था, राइट। तो उस ग्राफ में क्या था, बेसिकली उस ग्राफ के बेसिस पे MCQs थे। नाउ ये जो आपको टेबल मिल रहा है इसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, आंसर्स लिखने। और ये भी बहुत इजी होने वाला है लिखने आपको। जैसे कि देखो, कौन सा सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट परसेंटेज टू द वर्कफोर्स इन इंडिया 2011 में, यानी बहुत ही ईजी है कि 2011 में कौन सा सेक्टर में आपको ज़्यादा वर्कफोर्स मिलेगी। तो 2011 का ही हमें गिवन है, एक ही साल का ये गिवन है, 2011 में जो सेंसस होता है, सेक्टर बता दो। तो देख लो ना किस में ज़्यादा पर्सन्स हैं, या परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख लो। प्राइमरी में आंसर प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी करके मत छोड़ देना, यहाँ पर लिखना पूरा प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड दी हाईएस्ट, पूरा क्वेश्चन में से देख करके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हाउ डज दी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन दी सेकेंडरी सेक्टर कंपेयर टू अदर सेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्टर को कंपेयर करो विद अदर सेक्टर। तो आप बताओगे कि सेकेंडरी सेक्टर का सबसे कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। उससे पहले एक बार इसको देख लेना कि ये है किसके बारे में। तो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है ये, अगर मतलब सेक्टर के बेसिस पे हम ये देखें कि भाई किस सेक्टर में कितने पर्सन्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, और उनमें भी बाइफर्केशन है मेल्स का और फीमेल्स का, राइट। तो एक बार इसको कर लेना और इजी है। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है मेल का एंड फीमेल वर्कर का इन दी टर्शरी सेक्टर। और ऐसा नहीं है कि आपको ईजी बताने के लिए मैं जानबूझ के ईजी क्वेश्चन लाया हूँ, मैं भाई उसी टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है आपके लिए इजी रहने वाला है, बाकी तो हार्ड होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो हार्ड ही है सब कुछ, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेल्स और फीमेल्स का आपको बताना है टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर में बता दो भाई इतनी यहाँ पर क्या है, मेल्स है और इतनी फीमेल्स हैं, राइट, इतनी मेल्स है इतनी फीमेल्स है। आप परसेंटेज भी इसका निकाल सकते हो, बट ठीक है इतना। यहाँ पर देखो ये रहे आंसर्स, ओके, एक बार देख लेना, पॉज कर लो वीडियो को, स्टॉप करके देख लो। देन आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन, यू विल गेट 3 मार्क के क्वेश्चंस। और इसमें एक क्वेश्चन ना इंक्लूडिंग आपको ये भी मिलेगा मैप वाला, कोई भी आपको एक मैप दे देंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, आपको मैप मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर करने हैं। एक बार सारे क्वेश्चन को रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं एक बार शो कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये तो चलो आंसर भी आ गया इसका, अच्छा आंसर्स भी साथ में है इसमें, चलो कोई नहीं, एक ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं, ओके, देख लो एक बार। देन सेक्शन डी आता है, इसके भी एक बार क्वेश्चंस आप सारे के सारे देख लो, बिकॉज 3 मार्क के 5 मार्क के हम एक साथ करेंगे। उससे पहले मैं मैप करवा देना चाहता हूँ आपका। तो देख लिया आपने सारे क्वेश्चंस, फिर इनके आंसर्स मैंने टाइप करे हैं, वो तो ठीक है, चलो हम डिस्कस करेंगे हाउ यू हैव टू राइट, कैसे प्रेजेंट करना है। उससे पहले फटाफट से मैप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हमारे 3 मार्क और 5 मार्क के रहें।
ओके, सो लेट्स डू फटाफट से मैप। और मैप के लिए मैं कहूँगा आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा। आई होप आपने मेरी मैप वाली वीडियोस को देख लिया है, जल्दी से देख लो, नहीं देखा तो इजी आएगा मैप, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। अब जब आप रीडिंग करोगे, तो जब आप रीडिंग करोगे, रीडिंग के टाइम पे आपको यही करना है, यू हैव टू डू दिस थिंग कि रीडिंग के टाइम पे आपको ये देखना है कि मैप में आपको 7 प्लेसेस मिलेंगी एंड यू हैव टू मार्क एनी 5, इंडिया के मैप में भी और वर्ल्ड के मैप में भी। तो देख लेना कि जिनमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आप समझ पा रहे हो कि हाँ भाई ये तो यही है, बिल्कुल मैंने करा है, उसी को करना मार्क। ओके, और कैसे मार्क करना है कि देखो इसके लिए ना आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें वर्ल्ड का मैप होगा इस प्रकार का, आपको उसको क्या करना है, कट करना है मैप को और अपनी आंसर शीट के साथ में चिपकाना है, टाई अप करना है। सेम आपको इंडिया का मैप ऐसे ही करना है। इंडिया के मैप में जो भी प्लेसेस है उनको मार्क वगैरह करके उनके बारे में एरो वैरो करके, मतलब एरो दे करके आप लिख लोगे भाई कौन कौन सी प्लेसेस है। यू हैव टू कट दैट मैप और बुक उसकी अपनी आंसर जो आपकी शीट होगी उसके साथ आपको टाई करना है, थ्रेड के साथ। थ्रेड आपको मिलेगा, ठीक है, थ्रेड आपको वहीं पर दे दिया जाएगा, ऐसे करना है साथ में। लेकिन जब आप वर्ल्ड मैप करोगे ना तो साथ में आप ABCD की जो है इनका आंसर लिख भी देना, इनका आंसर आप लिख भी देना किसमें, आंसर शीट में, ताकि मैप भी रहे आपका। जैसे इनमें आप लिख लोगे ना, बट मैप एक बार आप आंसर शीट में भी लिख लेना उसका, ठीक है। तो चलिए फिर मैप को डिस्कस करते हैं फटाफट से। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कैसे करना है। तो मेजर सी पोर्ट है, ए वाला एक मेजर सी पोर्ट है, कौन सा है ये, ए वाला, तो ये मेलबॉर्न है, ठीक है। अब जिसको ये पता नहीं था कोई बात नहीं, छोड़ देना, मतलब बहुत चॉइसेस हैं। और टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं आपको बांध नहीं रहा कि भाई ये सेक्शन इतने में ही करना, वो करना, वो सब मैं नहीं बता रहा आपको, वो आपके अपने ऊपर है कैसे करोगे। बट मेरे अकॉर्डिंग 70 मार्क का पेपर है, 10 नंबर का मैप है, 12-17 MCQs हैं, ठीक है। और 70 मार्क का पेपर है, मैप है, मतलब आप ये देखो ना, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है, राइट। आप 3 नंबर 5 नंबर के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हो। टाइम मैनेजमेंट विल नॉट बी इशू फॉर दी स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ा है। ओके, मतलब अच्छे से इन द सेंस कि मीडियम भी आप पढ़ रहे हो, एवरेज हो, तब भी कर सकते हो। ये आपका मेलबॉर्न हो जाएगा। उसके बाद एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया यानी बी ये आपका हो जाएगा योकोहामा। उसके बाद एक एरिया है नोमैडिक हडिंग का, अगर ये वाले आपने नहीं करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर आप छोड़ सकते हो, बाकी और कर लेना। मंगोलिया आपको मिलेगा, ठीक है। देन ए मेजर इनलैंड वाटरवे, डी, ये कौन सा है, राइन, पढ़ाया ना हमने, राइन वाटरवे है ये। देन एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ई, एन इंटरनेशनल जेडा, ठीक है, JEDDAH। देन एन मतलब रीजन ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी F वाला, ये वाला, प्रेरीज, PRARIES, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देन ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे यानी कि G, ये है आपका पर्थ, ठीक है, पर्थ टू सिडनी जाती है ये, हमने देखा था। तो ऐसे आप लिख दोगे, इसको फिर कट करके चिपका दोगे अपने उसके साथ, राइट, टाई अप कर दोगे मतलब। फिर आपको ना एक काम और करना, ऐसे कर देना कि सेक्शन ई डाल के, मान लो ये आपकी आंसर शीट है, इसमें लिख देना कि भैया ये मेरा हो गया सेक्शन ई नॉट सी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के जो भी आपने करे, मान लो आपने ए कराया, बी कराया, डी फिर आपने करा, फिर आपने ई करा, फिर एफ करा, 5 आपने कर दिए सारे। देखो सख्ती का प्रदर्शन मत करना कि मुझे सब कुछ आते हैं, प्लीज़ जितना पूछा उतना जवाब देना है। तो उनकी ये आप लिख भी देना कि राइन है, ये सब ये है, ऐसे करके। तो उससे क्या होगा ना, एक उस जगह पे भी आपका रहेगा और इधर भी रहेगा। सेम इंडिया के मैप के साथ भी आप कर सकते हो। इंडिया के मैप में भी आप लिख देना कि प्लेसेस आर मार्क ऑन दी मैप, जो प्लेसेस मार्क करने वाली हैं। बाकी कुछ ऐसी भी नहीं, इंडिया के लिए रहने दो, इंडिया के लिए आप वही मैप चिपका दोगे, बहुत है। ओके, इसके लिए नहीं करना, बिकॉज वो तो मार्क करने वाला है, उसके लिए आप कैसे करोगे। इसमें आपको लोकेट करना है एनी 5 प्लेसेस इंडिया के मैप में, 5 आपको करनी है। एनी 5 यू हैव टू डू फ्रॉम दी 7, सेम जैसा हमने किया है वर्ल्ड मैप के साथ में। तो जल्दी से मार्क करो, फिर क्रॉस चेक करना, करें एक बार, करें। सीधा मैं आपको आंसर शो करता हूँ, बिकॉज मैप के ऊपर बहुत प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। चलो फिर इसको एक बार कर ही लेते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है सदर्न मोस्ट एयरपोर्ट आपको जो मिलेगा, मेजर सी पोर्ट नॉट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, या आपको तूतीकोरिन मिलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला वाला वैसे मैंने चेंज किया था, ठीक है। इसको आप हैदराबाद कर लो अभी, हैदराबाद। चलो केरला वाला ही बताओ, केरला वाले में कौन सा आपको मिलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका आप हैदराबाद कर लो। हैदराबाद के अकॉर्डिंग मैंने, बिकॉज आंसर शीट जो है उसमें हैदराबाद का डाला है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन की डेंसिटी बताओ इसके बारे में जल्दी से। मेजर प्रोड्यूसिंग कौन सा है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट, जूट का। देन कॉपर माइन राजस्थान की, खेतरी हमने करी थी, बॉक्साइट माइन कर लो। ओके, आंसर दिखाऊं, आंसर ये रहे आपके सभी के सभी, ऐसे ही आपको मार्क करने हैं। ओके,
तो ये आपका तूतीकोरिन हो जाएगा जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। ये आपका लेट मी यूज़ फटाफट से हाईलाइटर, लेट मी यूज़ हाईलाइटर। ठीक है, तूतीकोरिन आपका हो जाएगा, एक आंसर तूतीकोरिन। देन दूसरा कौन सा था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका तेलंगाना का, कहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर तेलंगाना। ओके, दिस इज़ हैदराबाद। उसके बाद स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पूरा स्टेट ऐसे मार्क कर देना, मैंने तो कम ही किया है। दिस इज़ बिहार हो जाएगा आपका, सी वाला। देन उसके बाद एक लीडिंग प्रोड्यूसर आपको वीट का बताना है, ये आपका हो जाएगा डी का, उत्तर प्रदेश। पूरा लिखना, मैंने यहाँ पर यूपी डाला है। ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट का आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, मैंने WB लिखा है, बट यू हैव टू मार्क पूरा स्टेट ऐसे करके, कलर कर देना उसको। कलर इन द सेंस रंग बिरंगे कलर से नहीं, पेंसिल से ही मार्क करने हैं मैप को, पेंसिल से ही मार्क करना। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, पेंसिल से, ठीक है, पेंसिल से मार्क कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर माइन राजस्थान की खेतरी माइन, ये वाली जो आपकी खेतरी माइन है F वाली। देन बॉक्साइट माइन इन ओडिशा हमने पढ़ी है, कौन सी हो जाएगी, कोरापुट। तो कोरापुट, दिस इज द स्टेट ओडिशा, और इसमें ये वाला, ठीक है, मिटाऊं तो ये वाला, देन मतलब ये वाला हो जाएगा आपका कोरापुट, जी का। और ब्रैकेट में लिख भी देना कि एक आंसर है B का, C का, ताकि ईजी रहेगा। जो एग्जामिनर इवेलुएटर है, इट विल बी ईजी फॉर दैम टू मार्क, और मतलब टू चेक, मार्क तो आपको करना है, ठीक है। ओके, तो हो गया मैप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दी 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ में। पहला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को स्क्रीन पे, वो कौन सा है, वो है इट इज़ रिलेटेड टू एक्सप्लेन वाई ज्योग्राफी इज ऑफन कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेज। और हम सारे करेंगे, और वाले भी मैं आपको थोड़े बहुत डिस्कस कराऊंगा। देखो पहली बात, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, आप इतना कर देना कि आपको ना 2/3 पेज भरना है, यानी कि इसमें फ्लो चार्ट नहीं बनाना, 2/3 पेज भरना है, या फिर 1 पेज, मतलब 2/3 पेज से लेकर 1 पेज। और जब मैं 1 पेज की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंगल साइड ही कर रहा हूँ, यानी ये मेरा पेज, इसको जब आप पलटोगे तो दूसरे साइड की बात नहीं कर रहा मैं। ओके, 1 पेज आपको भरना है, मतलब 2/3 से लेकर 1 पेज। इट मीन्स यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, और अगर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो 4-5 आप पॉइंट्स लिख सकते हो, राइट। एक बार हेडिंग भी बना देना सभी पॉइंट्स की, उसके बाद लिखना। फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं होती 3 मार्क के में, और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन भी आपको नहीं लिखना होता। तो एक्सप्लेन करना है कि ज्योग्राफी को क्यों कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बुक की स्टेटमेंट मिल जाएंगी, कुछ ना वो ऐसा भी देंगे अब की बार एग्जाम में, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने वर्ड्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग, आप सोसाइटी को कैसे देखते हो उसके बेसिस पे आंसर करने पड़ेंगे। तो क्या बताओगे आप इसमें, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप बताओगे कि भाई दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा हर चीज़ को, मतलब इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज 1 शॉट वीडियोस को आपने देखा है तो आप समझ पाओगे, मैंने वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, और पेपर प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा मैं फोकस करूंगा कि कैसे प्रेजेंट करना है, वो मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ। साथ में हम डिस्कस भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी आपके आंसर्स रहेंगे आई विल डिस्कस कि कैसे कैसे लिखना है आपको, बिकॉज इससे आपकी फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होंगे बहुत सारे, बिकॉज और वाले भी हम करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि ज्योग्राफी को मदर नेचर क्यों कहा जाता है, मतलब मदर ऑफ ऑल साइंस क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए आप बताओगे। इसमें आपको ना ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बतानी है कि उसमें ज्योग्राफी में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वेदर इट इज़ फिजिक्स ले लो, हिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, तो आप बताओगे कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब इंटरेक्शन है यहाँ पर ह्यूमंस के बीच में, नेचर के बीच में। यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जब तो आप देख रहे हो ना, जो स्टूडेंट बायोलॉजी ऑप्ट कर रहा है वो यहाँ पर एज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है। ओके, बताओ कौन कौन सा स्टूडेंट है ऐसा कमेंट में कि जिसके पास बायोलॉजी भी है। देन यहाँ पर ज्योग्राफी हेल्प्स अंडरस्टैंड अर्थ प्रोसेस, हमें अर्थ का प्रोसेस समझ में आता है, ये चीज़ कैसे हो रही है, अर्थ को क्यों आ रहा है, राइट। हमें यहाँ पर क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है, हमें ये पता लगता है कि सोसाइटी हमारी किस टाइप की है, हमें इससे आइडिया मिलता है कि हाउ वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज को कैसे हमें मिटिगेट करना है, उसके साथ हमें कैसे फाइट करनी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ज्योग्राफी मदर है सभी साइंस की, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे और सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, ऐसे आपको करना है। और 3 पॉइंट्स मैंने 4 लिख दिया, आप 3 भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे करके एक हेडिंग, दिस इज नॉट द हेडिंग, दिस इज द इंट्रोडक्शन, सीधा पॉइंट स्टार्ट मत कर देना, ऐसा कुछ लिख देना कि पॉइंट्स आर गिवन बिलो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लिख करके आगे लिख देना कि फॉलोइंग आर द पॉइंट्स। ऐसे आप करते थे ना छोटी क्लासेस में या बोर्ड्स में 10th वगैरह में करा होगा आपने, ऐसे करके फिर देन यू हैव टू स्टार्ट विद द पॉइंट्स,
ठीक है, फिर आपको पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट करना है। और इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको प्लीज़ हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना। और कल को मान लो फ्यूचर में मतलब बाई चांस ऐसा वैसे होगा नहीं, बट आता है एक आध क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड और देखना वो किस टॉपिक से, उससे रिलेटेड लिख देना, छोड़ के मत आना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ करना है। देन आपको ये वाला एक क्वेश्चन मिलेगा ह्यूमन ज्योग्राफी, और वाला भी हम कर रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एवर चेंजिंग अर्थ। यानी कि ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी वो एक डायनामिक रिलेशनशिप है, यानी स्टडी है डायनामिक रिलेशनशिप की। इट मीन्स ह्यूमंस और अर्थ के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, डायनामिक की, चेंज की। तो देखो चेंज रिलेशनशिप में आप क्या बताओगे कि हम नेचर को इम्पैक्ट करते हैं, नेचर हमें इम्पैक्ट करता है ना, यही आपको बताना है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में बताओगे, और इसको डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है। मीन्स आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में लिखा हुआ है वैसे भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ऐसा ही लिखना है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी लिख सकते हो। जैसे कि देखो ह्यूमन अडेप्ट्स टू नेचर, हम नेचर को मतलब हम नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हम माउंटेन वाले एरिया में आपको अलग घर मिलेंगे, नॉर्मल रीजन में नॉर्मल जगह पर अलग घर मिलेंगे आपको, प्लेन्स में, राइट। हम यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर ये हो गया थोड़ा सा कि हम थोड़े से नेचुरलाइज हैं, या कह लो आप हम नेचर को मतलब नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, और हमने भी नेचर को चेंज करा है। यानी कि थोड़ा बहुत ये किससे रिलेटेड है जो हमने पढ़ा है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर ह्यूमनाइज हो रहा है, राइट। और फिर आप एक पॉइंट और बता दोगे कि अर्थ चेंजेस मतलब चेंजेस इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, यानी अर्थ पे जो भी चेंज होते हैं वो हमारी ह्यूमन की लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं। इट मीन्स जब भाई दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तभी तो ऐसा होगा ना, राइट। ओके, अब देखो मान लो आपके पास ऐसे पॉइंट नहीं बन रहे, ये जो मेन है, ट्राई टू मेक इट, भले ही थोड़े बड़े बने बट बनाना, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ पढ़ते हैं, बट इतना वो नहीं होता। पॉइंट अगर आपने बढ़िया लिखा है ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे पॉइंट ज़रूर बनाना, हेडिंग सी बना लेना, फिर उसको हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देना। यू हैव टू डू दिस, ओके। अब तीसरे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 21 नंबर का। अब ऐसी आपको एक इमेज मिलेगी, कुछ भी आ सकता है ऐसे में, कोई भी मैप दे सकते हैं, बट मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आई टोल्ड यू सम ऑफ द वीडियोज़, मतलब सम ऑफ द क्वेश्चंस मैप वाले वो आ सकते हैं एग्जाम में, उसको एक बार देख लेना। तो ये कैनाल है तो आपको बताना है, और इसके सामने आपके आंसर्स भी गिवन है। नेम द कैनाल एंड मेंशन व्हाई दिस कैनाल इज कंसीडर्ड ए गेटवे ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशन। वेरी इजी, सुएज कैनाल है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो सी को कनेक्ट करता है, रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी, ऐसे करना है आपको। यू हैव टू राइट लाइक दिस, द सुएज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, ना कि ऐसा कर रहे हो कि स्विस मतलब मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। पूरा लिखना है, क्या जा रहा है आपका, यू हैव टू राइट पूरा। यू हैव टाइम होगा आपके पास। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है, एक अच्छा एक प्रेजेंट करने का बेस्ट वे होता है। देन आपको दो पोर्ट्स गिवन है, पोर्ट ए एंड बी इन दिस पिक्चर। पोर्ट ए इज पोर्ट सैयद और पोर्ट बी इज पोर्ट सुएज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 नंबर के ही अभी चल रहे हैं, और वाले भी हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, 22 नंबर का, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स इन इंडिया इन रूरल मतलब इन इंडिया आर रूरल एरियाज वेयर हाउसेज आर क्लोजली पैक्ड इन क्लस्टर, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, आल्सो हाईलाइट इट्स फीचर। यानी इन शॉर्ट क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स के बारे में आपको लिखना है, बस कीवर्ड पकड़ लो, उसके बारे में लिख दो, ये आपको करना है। लेकिन देखना कि भाई जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया में जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आपको मिलती हैं वो आपको मोस्टली रूरल एरियाज़ में मिलती हैं। फिर आपसे इसके फीचर्स पूछ रहा है, किसके, क्लस्टर्ड वाले के। तो आप बता दो कि हमें गांव में मिलती हैं, जैसे कि गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है, वहाँ पर मिलती हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आसपास ही लोग घर बनाते हैं, वहीं फिर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, यानी कि शेप साइज आपको डिफरेंट मिलेंगे, रेक्टेंगुलर है, रेडियल है, लीनियर पैटर्न्स यू विल फाइंड। आप एग्जांपल दे दो, रेडियल सेटलमेंट्स आपको उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, वेयर हाउस स्प्रेड आउट इन सर्कल्स अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट। मान लो यहाँ पर पानी है तो भाई पानी के आसपास कौन नहीं रहना चाहेगा, मैं भी रहना चाहूँगा, आप भी रहना चाहोगे तो फिर ये पूरा एक सर्कल वाला पैटर्न बन जाएगा हमारा। देन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, कहाँ पर आपको ये मिलेगा, और एक में आप रीज़न भी बता सकते हो कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, वाई द रीज़न बिहाइंड द क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, क्योंकि हमें इसलिए मिल रही हैं बिकॉज रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो पॉइंट भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एनी 3 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं
ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, कुछ कुछ है। फॉर एग्जांपल शेप्स है, मैंने उनको देखो हाईलाइट कर दिया। कैसे करोगे हाईलाइट? पेंसिल का यूज़ करना, पेंसिल से उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देना बस। पेन से भी आप कर सकते हो, नहीं पेन से भी कर सकते हो, पेन हो या पेंसिल हो किसी से भी कर देना, दिखना चाहिए बस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स। यानी कि माइग्रेशन से ना बैलेंस मेंटेन रहता है पॉपुलेशन में और रिसोर्सेज के बीच में। एक्सप्लेन करो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में, पुश और पुल फैक्टर्स के बीच में, मतलब दोनों को आपको बताना है। तो पहले भाई माइग्रेशन को थोड़ा सा बता दो कि माइग्रेशन क्या होती है। आपने हल्का सा बता दे कि माइग्रेशन का मतलब होता है लोग जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दैट इज़ द माइग्रेशन, राइट, इन सर्च ऑफ बेटर फूड, जॉब्स। और आप ये भी बताओगे कि बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास रिसोर्सेज थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो मैं दूसरी जगह मूव कर जाऊँगा, राइट, दूसरी जगह मूव कर जाऊँगा मैं। तो यही हम करते हैं। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन और रिसोर्स में बैलेंस मेंटेन रहता है। देन आप थोड़ा सा ऐसा कुछ अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए दिखा दो, माइग्रेशन के 2 फैक्टर्स है, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, दोनों को एक्सप्लेन कर दो। ये हमने कितनी बार करा है। पुश में 2-3 एग्जांपल दे दो कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉवर्टी है, इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल, नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं। पुल फैक्टर्स में थोड़ा बहुत बता दो कि पुल फैक्टर्स जो आपको क्या करेंगे बेसिकली। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। देखो पुल फैक्टर्स में भी ना ये वाला बिल्कुल वो हो गया, मतलब आई थिंक मैं इसको मार्क करना भूल गया, मतलब लिखना भूल गया मैं पुल फैक्टर्स में। चलो कोई नहीं, इसको कर लेना गलत से, मतलब इसको रॉन्ग मार्क कर लो, ये गलत लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये पुश का ही आ गया गलती से, ठीक है। नेक्स्ट में तो नहीं है, नहीं मैंने क्रॉस टैग भी करी थी पीपीटी बनाते टाइम। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है चीज़ें। इसको पुल फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। तो चलो बताओ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि बेटर जॉब्स है ना, बेटर जॉब्स अगर आपको मिल रही हैं, पॉलिटिकल मतलब उसी में से बना लो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और क्या बताओगे आप, बताओ जल्दी से बताओ। यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है ना, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और बताओ जल्दी से 2-3 कमेंट करके मेरे को बताओ, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको चॉइस मिलेंगी, बाकी आपको अपने अकॉर्ड मतलब जो पूछा है उसी का आंसर देना है, और एक मैप वाला क्वेश्चन आएगा। सेक्शन डी की तरफ चलेंगे। सेक्शन डी में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? यू विल फाइंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इट मीन्स ये 25 मार्क का है। इसको आपको ना अच्छा खासा टाइम देना है, और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी एक क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। सभी मार्क करते हैं। अब 5 नंबर के में क्या करोगे, 5 नंबर के लिए मैं बोलूँगा, अगर देखो फ्लो चार्ट सभी को बनाना है। आपका फॉर्मेट रहेगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, देन फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है, और देन उसका आपका जो मेन बॉडी है उसकी वो रहेगी, और एक छोटा सा कंक्लूजन में बस आपको वही लिखना है, एक समरी सी लिखनी है 1-2 लाइन में, राइट। अगर आप इतना कर रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो 2 से 2.5 पेज आपके इनफ है भरने के लिए, क्योंकि फ्लो चार्ट से ही आपका आधा पेज भर जाएगा। यानी कि पहला पेज आपका इंट्रोडक्शन और फ्लो चार्ट से भर जाएगा, और जो 1.5 पेजेस हैं उसमें आप मेन बॉडी बताओगे, कंक्लूजन बताओगे, इससे आपका हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से मान लो टाइम कम रह गया, फिर कुछ भी हो सकता है, फ्लो चार्ट आपको बनाना नहीं आ रहा, फ्लो चार्ट वैसे बनाना है बट स्टिल, तो आप 2 पेज में कर दोगे तो बहुत है। लग गया आइडिया। बाकी वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, ओके। और वही सेम आपको करना है, यू हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड। बाकी आलतू फालतू ड्राइंग्स मत बनाना, सजाने मत लगना उसको, इतना सब नहीं करना है। और जितना पूछा उसी का आपको आंसर देना है। ट्राई टू राइट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में। नहीं पूछे तब भी आप एग्जाम्पल थोड़े बहुत दे सकते हो, ओके। और अगर मान लो कोई डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको ऐसे करके लिखना, मान लो एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, जो पॉइंट इसका बताओगे उसी का ही उसको आपको डिफरेंस में बताना है कि भाई वो इससे कैसे अलग है, ओके। इतनी क्लैरिटी मिल गई है। और एक चीज़ और, जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू मेक एग्जाम्पल, मतलब डायग्राम उसका बनाना है आपको, डायग्राम। बाकी किसी में और में डायग्राम है नहीं हमारा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। और रही बात पॉइंट्स की, तो यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, गैदरिंग एंड हंटिंग आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन इन दी वर्ल्ड, सपोर्ट दी स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। इन्होंने दोनों का पूछ लिया, हंटिंग का और गैदरिंग का, कि डिफरेंट लेवल पे की जाती है, यानी कि बहुत लेवल पे होती है कि भाई कम लेवल है, ज़्यादा लेवल है, डिफरेंट तरीके से होती है।
तो यू हैव टू राइट अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग ओनली। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ये देखो, ठीक है। ये आपको पहले थोड़ा बहुत आप हंटिंग और गैदरिंग के बारे में आपको बताना है, देन आप बता देना कि भाई इसको एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में किया जाता है। मतलब उसी पैराग्राफ में जो आपकी बुक में गिवन है मैंने बना दिए कुछ पॉइंट्स, ठीक है। सेम आपको करना है, यू हैव टू मेक दी पॉइंट्स, मतलब हेडिंग्स आपको बनानी है, ठीक है। हेडिंग्स बनाने, और यही हेडिंग्स के बन जाएंगे फ्लो चार्ट। कैसे करोगे? सिंपल सिंपल यहाँ पर लिखना बॉक्स में हंटिंग और गैदरिंग, पूरा लिख देना हंटिंग एंड गैदरिंग। देन ऐसे करके जैसा भी आपको ठीक लगता है ये 5 पॉइंट को लिख देना, ओके। ऐसे करके एक में ये हो गया, दूसरे में ये इन्हीं हेडिंग्स को आपको इन्हीं बॉक्स में, इन बॉक्स में डाल देना है। ऐसे बनेगा आपका फ्लो चार्ट। हर क्वेश्चन में यू हैव टू ट्राई कि आप बना पाओ ऐसा फ्लो चार्ट, राइट, ओके। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखी है, वहाँ पर मैंने बताया है सब कुछ कैसे फ्लो चार्ट बनेगा। आई होप आप उसको भी देखकर आए हो। तो एक बार इसको डिस्कस कर लें। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, मतलब बेसिक सर्वाइवल, ठीक है। सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, लो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी आपको। मार्केट ओरिएंटेड गैदरिंग, अब आप बताओगे कि कहीं पर तो पहले के टाइम पे कैसी गैदरिंग होती थी अपने सर्वाइवल के लिए, मार्केट ओरिएंटेड गैदरिंग भी आपको मिलेगी। यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। अब मान लो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाले, आपको नहीं पता, बुक में भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना है, मार्क्स आप ही कटेंगे, पता है तो आप लिख सकते हो। और एक चीज़ और, जब आप आंसर्स में किसी डेट को लिख रहे हो, किसी डेटा को या फैक्ट को लिख रहे हो, जब तक आप पूरा श्योर नहीं हो लिखना मत। बिकॉज एक होता है कि लिख रहे हो तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी लिख रहे हो, तभी लिखना है आपको। गलत लिखने का पर्पस नहीं है, भले ही मत लिखो लेकिन गलत नहीं लिखना है, ओके, ठीक है। उससे फिर गलत इंप्रेशन जाता है। फिर डिफरेंट प्रैक्टिस, मतलब ये डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन में होती है। डिक्लाइन भी हुआ है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, कि भाई मॉडर्नाइजेशन आया उसकी वजह से क्या हुआ, लोग आजकल के चीपर गुड्स खरीदते हैं, मशीन मेड गुड्स खरीदते हैं। कोई गैदरिंग मतलब नॉट गैदरिंग मतलब गैदरिंग बट जो नेचुरल गुड्स हैं जो गैदरर्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको कोई नहीं खरीदता। तो ऐसे करके आपको हंटिंग गैदरिंग का कलेक्टिवली बताना है, पॉइंट्स बताने हैं, और उन्हीं के बेसिस पे, मतलब उसी टेक्स्ट से, उसी डिटेल्स जो हमने पढ़ी है बुक में, उसी से आपको पॉइंट्स तैयार करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर, ठीक है। ऐसे आपको देना है। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग इसको बता के लिख सकते हो। अपने मन से एक बार देख लेना कि भाई हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट ओरिएंटेशन पे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एनालाइज द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो 5 कंपोनेंट आपको सर्विस सेक्टर के बताने हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन कौन से 5 कंपोनेंट आप बताओगे? जल्दी से देख लो इसको। सेम आपको 5 पॉइंट बनाने हैं। पहले आप यहाँ पर बता दो सर्विसेज के बारे में कि सर्विसेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया होता है। फिर आप हर पॉइंट के एग्जांपल भी दोगे, जैसे कि एक मतलब पॉइंट इन द सेंस कंपोनेंट पूछे तो कंपोनेंट बताने हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। जितना बढ़िया ट्रांसपोर्ट होगा उतना बढ़िया ट्रेड होगा, जितना अच्छा ट्रेड उतने फिर बिजनेस ग्रो होंगे। ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ट्रेड एंड कॉमर्स आप बताओगे, ट्रेड एंड कॉमर्स भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का, राइट। जितने अच्छे खासे ट्रेड होंगे तो भाई इसका मतलब हम पैसा कमा रहे हैं। देन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हमने पढ़ा है टूरिज्म के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हर बार, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब की बार सीबीएसई का जो प्लान है ना, और आगे ये बढ़ता ही जाएगा, नॉलेज को अप्लाई करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि आपने जो पढ़ा है हाउ यू विल अप्लाई दैट, आप कैसे अप्लाई करोगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि डायरेक्टली कि भाई एयर पोल्यूशन के कॉजेज बता दो, आपसे पूछेंगे कैसे इसको हटाया जाए, क्यों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, और हाउ यू कैन सॉल्व दिस। आपको अगर मान लो मैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दूं या आपको पॉलिसी लानी पड़े, आप कौन कौन सी चीज़ों पे काम करोगे। तो थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस पे काम हो रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, और अपने वर्ड्स में जितना लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप इसके दे देना। देन यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस में भी यहाँ पर आप कह सकते हो। अगर आपके माइंड में यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस है, वो भी तो भाई एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना सर्विस सेक्टर का, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ लिख दिया कि अगर अच्छी एजुकेशन अच्छी हेल्थ है तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगा। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स हो जाएंगे इफ आई टॉक अबाउट सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पर और वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा हर क्वेश्चन के लिए इवन छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, देन आपका फ्लो चार्ट, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर
में आपको कंक्लूजन लिखना है, यू कैन अवॉइड ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस में। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिसमें आप देखते हो कि भाई अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होती है, रिसर्च बेस्ड सर्विसेज की बात होती है, लोग यहाँ पर कलेक्ट क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ये सब करते हैं। देन आप इसी के बेसिस पे, इसी डेफिनेशन के बेसिस पे आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड वर्क होता है, रिसर्च एंड इनोवेशन की बात होती है, यानी कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है कि लोग कोशिश करते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, उसमें कोई तरक्की लेकर आए या किसी नई चीज़ को इन्वेंट करें। हाई लेवल एक्सपर्ट सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। देन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आउटसोर्सिंग आप कर सकते हो, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कहीं से भी काम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से, और इंपॉर्टेंट भी होती है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आंसर्स को लिखा है, आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपकी तैयारी हो रखी है बोर्ड्स की एंड वन शॉट आपने देखी है तो आप समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, सजेस्ट द मेजर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में भी बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कौन कौन से मेजर ले सकते हो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन दी इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ओके चलिए इसको करते हैं। इसमें आप पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बताओगे, देन आप मेजर के बारे में बता सकते हो कि पहले हम अच्छे से इंप्लीमेंट करें वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स ला सकते हैं, हम यहाँ पर वाराबंदी सिस्टम कर सकते हैं, यानी कि कैनाल के वाटर को बराबरी सब में बांटें, लाइनिंग करें वाटर कोर्सेज को। लेवलिंग का मतलब है हम जमीन को एक लेवल में लेकर आएँ ताकि बराबर उसमें पानी फैले। हमने ये भी पढ़ा था, हमने वाटर लॉगिंग देखा था कि वाटर लॉगिंग जो है सॉइल सैलिनिटी है, ऐसी ज़मीन को, ऐसे एरियाज़ को हमें रिक्लेम करना है, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अफॉरेस्टेशन करना है, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पास्टर डेवलपमेंट। अब देखो इन हाईलाइट वर्ड्स के बेसिस पे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। सेम होगा एग्जामिनर इवेल्युएटर के साथ में कि इन हाईलाइट वाले वर्ड्स के ऊपर उनकी नज़र जाएगी, और जब आपने उनको हाईलाइट किया है तो इट मीन्स वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तुरंत आपको मार्क्स मिल जाने हैं तुरंत। ठीक है, मतलब ही और शी विल अंडरस्टैंड कि आपने इन सब चीज़ों को लिखा है। ये पैरामीटर्स होते हैं इनके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। यू विल गेट मार्क्स, ओके, यू विल गेट मार्क्स अगर आप ऐसा करते हो तो। ठीक है, उसके मतलब कैसे करोगे, एक बार पूरा क्वेश्चन लिखोगे, जैसे क्वेश्चन लिख के खत्म होगा ना, जब आप एक बार उसकी रीडिंग लगाओगे, लास्ट में तो लगाओगे फाइनल रीडिंग, बट एक क्वेश्चन लिखने के बाद देखोगे ना कि भाई 5 पॉइंट हुए कि नहीं हुए, एग्जाम्पल लिखा है कि नहीं लिखा, उस टाइम पे कर देना ये अंडरलाइन वाला काम। ठीक है, अंडरलाइन वाला काम लास्ट में आप बताओगे कि भाई ये सब हम कर सकते हैं। जो लोग पुअर हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये वाला भी आपका पॉइंट बन जाएगा कि डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई किसान खेती में ही लगा रहे हैं। ठीक है, किसान खेती के अलावा भी और भी काम कर सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकता है अपनी कल्टीवेशन को, अपने आप को, अपने काम को, ताकि उसके पास इनकम का कॉन्टिन्यूस जो सोर्स है वो बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये वाला द ट्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स टू एड्रेस मल्टीपल चैलेंजेस इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, सूटेबल एग्जांपल्स। तो एग्जाम्पल आपको देने हैं, यानी कि आपको ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम के बारे में बताना है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करा है मल्टीपल चैलेंजेस को लेकर। यानी कि मेरा भी प्लान है कि भाई मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है, तो मैं प्लान लेकर आया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना इस पर्टिकुलर प्लान का, वो बड़ा है। आप कैसे बताओगे, पहले तो इसके बारे में बता दो, कब आता है, 4th 5 ईयर प्लान में आता है, इसका गोल क्या होता है मेन, हमने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, कि जो भी ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ हैं हमें उनकी हेल्प करनी है, प्रोवाइड करनी है जॉब्स एंड क्रिएट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, बेटर फार्म लैंड, इन सब की हमने बात करी थी। देन आप बताओगे कि फ्रॉम इमीडिएट रिलीफ टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की बात होती है। हम यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस लाने की बात करते हैं, तो आपको ये बताना है। इसमें हम बात करते हैं कि प्रोग्राम इंट्रोड्यूस अफॉरेस्टेशन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट टू सपोर्ट लाइफ स्टॉक एंड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स टू मेंटेन लैंड फर्टिलिटी। देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी होती है कि हमें जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी मिले,
लोकल मार्केट्स को स्टैब्लिश करना है, रोड्स पे काम करना है, ठीक है, बेटर फार्मिंग टेक्निक्स हमें देनी है, किसको, फार्मर्स को। देन अडॉप्शन ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, इसकी बात भी होती है कि हमें वाटरशेड मैनेजमेंट भी लेकर आना है ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें, ठीक है। हम यहाँ पर अल्टरनेटिव लिवलीहुड की बात करते हैं, वही डाइवर्सिफिकेशन की। एक किसान अपार्ट फ्रॉम खेती या फार्मिंग वो और भी काम कर सकता है। हमने पढ़ा है ना प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, प्लांटेशन कल्टीवेशन है, हॉर्टिकल्चर है, वीटिकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, वो भी किए जा सकते हैं ताकि कॉन्टिन्यूस हम फ्लो बना रहे इनकम का। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपने उसमें पढ़ा होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि किसान कुछ पर्टिकुलर टाइम पे अनएम्प्लॉय रहता है, तो ये चीज़ फिर नहीं आएगी जब आप डाइवर्सिफाई करोगे। तो इवन डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक भी है उसमें इकोनॉमिक्स में। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स उठाएंगे। देन हम इसी से ही करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको ये और मिलेगा पाइपलाइन को लेकर। पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो पाइपलाइन मोस्ट कन्वीनियंट है, अभी ये वर्ल्ड वाला क्वेश्चन भी बन सकता है ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में। तो वही आपको ना पाइपलाइंस की इंपॉर्टेंस बतानी है। एक आध एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ये कोस्ट इफेक्टिव होता है, कॉन्टिन्यूस ट्रांसपोर्ट होता है, इससे क्या होता है, लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट और सेफ्टी होती है। यानी कि मान लो आप रोड्स के थ्रू ले जाओगे ट्रक वगैरह में या टैंकर, मतलब जिसमें भी आप ले जाओगे इस गैसेस वगैरह को, वो लीक कर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस सब से हम बच जाते हैं जब पाइपलाइन को हम यूज़ करते हैं इन सबको, इन गैसेस को या सॉलिड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दैन इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सपोर्ट या ग्रोथ कह लो, वो तो ऑब्वियसली होगा कि जब आप टाइम पे इस चीज़ को दे रहे हो तो इट मीन्स इसका यूज़ होगा, फिर कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, डेवलपमेंट होगी। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी, मान लो यहाँ पर मेरे पास नहीं है ये चीज़, आप इसको यहाँ तक पहुँचा रहे हो तो पाइपलाइन के थ्रू पहुँचा रहे हो, तो कनेक्टिविटी हो रही है प्रॉपर लेवल पे। ट्रांसपोर्टेशन जो लॉसेस हैं, पहले क्या होता था, समुद्र के थ्रू ये चीज़ ट्रांसपोर्ट होती थी तो स्पीलेज हो जाती थी, यानी कि वो गिर जाता था समुद्र में, पानी खराब हो जाया करता था, काफ़ी सारे एक्वेटिक एनिमल्स मारे जाते थे, डीलेस हो जाया करते थे, थेफ्ट यानी चोरी वगैरह हो जाती थी। बट पाइपलाइंस के थ्रू हम प्रॉपरली इस काम को कर सकते हैं। और आप जब ये बताओगे ना, तो यू हैव टू गिव सम डेटा वगैरह कि इंडिया में ग्रो करा है 17,000 किलोमीटर की जो पाइपलाइंस है उससे 18,500 किलोमीटर तक ग्रो किया है, यानी ये चीज़ बड़ी है, ये ग्रो करी है, ठीक है, पाइपलाइंस के बारे में। देन इसी का ही और वाला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, मैंने किसी भी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपका फॉर्मेट क्या होगा, और ये फॉर्मेट हर क्वेश्चन के लिए होगा, हर क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है कैसे करना है, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ले लो, इनको एक बार देख लो, वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक कोर्स का लिंक मिलेगा, फ्री कोर्स है, चिंता मत करो, ठीक है। और उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा पीडीएफ को, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने उसकी पीडीएफ दी थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा वगैरह, तो ले लेना। और आई विल ट्राई कि मैं इसको भी कर लूँ, वहाँ पर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँ। बट अगर नहीं होती है बाई चांस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फ्री कोर्स का लिंक मिलेगा, वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, या फिर ऐप पे मेरा इंस्टॉल किया है तो आपने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, राइट। तो इंडियन रेलवे नेटवर्क वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको किसकी तारीफ करनी है, इंडियन रेलवे नेटवर्क की करनी है। तो आप थोड़ा सा इंडियन रेलवे नेटवर्क के बारे में बता दो। अगर आपको ये डेटा पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, देयर इज़ नो नीड टू राइट। ओके, पता है तो ठीक है, बट गलत मत करना, 67 का 76 मत करना। ओके, फिर कनेक्टिंग, यहाँ पर बात होगी, आप पॉइंट्स बताओगे कि इंडियन रेलवेज कैसे, इन दी फॉलोइंग वेज, ऐसे लिखना है, इन दी फॉलोइंग वेज इंडियन रेलवे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो कनेक्ट करता है डाइवर्स रीजन को, ये आपको बताना है। ये सपोर्ट फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट देता है, ये तो आप पॉइंट बेसिक है, आप बता ही सकते हो, बस एग्जाम्पल दे देना एक बार, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड टूरिज्म भी यहाँ पर हो पाता है, लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। इवन महात्मा गांधी की स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो, ये मैंने लास्ट में लिखी है, ये मैंने आंसर में नहीं लिखी, ये दिखाने के लिए मैंने ऐड करी है स्लाइड में, कि आप इसको स्टार्टिंग, मतलब आंसर को स्टार्ट करने के लिए ना, आप इस स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो अपना आंसर, कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवेज ना डाइवर्स कल्चर के लोगों को एक साथ लेकर आई है,
ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आप ऐसे करके बता सकते हो कि महात्मा गांधी ने वंस एक बार ये कहा था, ठीक है। फिर आप पॉइंट्स बता सकते हो कि भाई किस तरीके से रेलवे इंपॉर्टेंट है, तो ये कनेक्ट करती है डाइवर्स रीजन को। बहुत सारे पॉइंट्स है ये जो कि कॉमन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखती है। आजकल आप मेट्रो देख रहे हो, बुलेट ट्रेन्स की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमें मिल रही है देखने को। ओके, और एक चीज़ और, एक वीडियो मैंने और अपलोड करी थी जिसकी बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था 2024 के बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, उसको भी देख लेना। वो वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, सेम सिलेबस है, आप उसको भी कर सकते हो, पूरा सेम पैटर्न है, ठीक है। तो यू कैन डू दैट एज वेल। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना वीडियो को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, slums have evolved as one of the biggest causes behind rapid environmental degradation in urban centers justify। यानी कि जो स्लम्स है ना, अगर हम उनको देखें तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट कारण है किसका, रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। आज के टाइम पे जो आपको एनवायरमेंट डिग्रेड मिलता है, तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ही थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इन्होंने बना के डाला है, राइट। तो आप कैसे इसके बारे में बताओगे, तो आप बताओगे कि भाई जो भी वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, पहले तो इंट्रोडक्शन दे देना स्लम्स के बारे में। आप बता सकते हो किस टाइप की ये जगह होती है, आपने पढ़ा होगा आई होप इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो आप बताओगे वेस्ट एक्यूमुलेशन होता है, लैंड पोल्यूशन ये लोग करते हैं, आपने देखा होगा स्लम वाले एरिया में ये लोग कितना कूड़ा कबाड़ा करते हैं, वेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, इंडोर स्मोक करते हैं, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह जलाना। और जब लकड़ी ये लेकर आएंगे तो लकड़ी काटेंगे भी, इसका मतलब रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ता है, ये आप बताओगे। या कह लो डिफोरेस्टेशन आप बताओगे, और ओवर क्राउडिंग और रिसोर्स पे स्ट्रेन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई जो पॉपुलेशन होती है वो एक इमेंस प्रेशर पुट करती है ऑन नियर बाय नेचुरल रिसोर्स लाइक पानी के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, ठीक है। इससे इसका डिप्लीशन होता है। देन यहाँ पर आप बताओगे डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बारे में। और जब ऐसी गंदा एनवायरनमेंट बन जाता है इनका, तो उससे फिर आप देखोगे उससे व्हाट यू कैन से कि भाई बीमारियाँ तो फैलनी है, तो हेल्थ हजार्ड्स एंड डिजीज आउटब्रेक, राइट। अब देखो आपके पास ये 5 पॉइंट्स है ना, मैंने भी नहीं पढ़ा, मान लो आपने भी नहीं पढ़ा, आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने झुग्गी झोपड़ी देखी होंगी, अपने वर्ड्स में लिख लो कि वो कैसे किस तरीके से वो रहते हैं, और उसके बेसिस पे और उसकी वजह से कैसे यहाँ पर एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, ज़मीन पे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, रिसोर्स पे स्ट्रेन, ये सब आप लिख सकते हो। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसी का ही और वाला, हाउ डज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू राइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ग्लोबली, यानी कि कैसे पॉपुलेशन का बढ़ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है। इट मीन्स पॉपुलेशन वाले को इससे कनेक्ट कर लिया इस चैप्टर से, तो ऐसा भी हो सकता है, कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे बट आ सकते हैं इस टाइप के भी, और ये टफ नहीं है, ईजी है। आपको जस्टिफाई करना है विद एग्जांपल्स फॉर ईच टाइप ऑफ पोल्यूशन, कि कैसे पॉपुलेशन के बढ़ने, मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने से पोल्यूशन बढ़ रहा है। सिंपल, एयर पोल्यूशन, भाई जब ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा व्हीकल्स हमें रोड पे मिलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। सिंपल, वाटर पोल्यूशन में भी ज़्यादा पानी आपको चाहिए, या कह लो ज़्यादा जितने लोग होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा वेस्ट जनरेट करेंगे तो वो फिर वेस्ट कहाँ जाना है, इन्हीं वाटर बॉडीज़ में जाना है, राइट। लैंड पोल्यूशन वही है, ज़्यादा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कह लो, या कह लो कि भाई लैंड का पोल्यूशन होगा, ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हो। नॉइस पोल्यूशन में जितने ज़्यादा लोग उतनी गाड़ियाँ, उतना ट्रैफिक, उतने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, भाई घर भी तो चाहिए ना, कहाँ ये हवा में तो रहेंगे नहीं लोग, घर में रहेंगे ऑब्वियसली, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का बढ़ना दिखाता है कि भाई पोल्यूशन यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, और हर प्रकार का, वेदर इट इज़ एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। और यू कैन से कि भाई लैंड हमारा मतलब एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। सो मैप हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। एक बार इसकी PDF जाके रीड कर लेना, बाकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा कर के देख लो अगर आपके पास टाइम है तो। कुछ वीडियोस बहुत ही, मतलब सारी वीडियोस काम किए, बट अगर अभी कम टाइम है तो आप वीडियोस को देख सकते हो, सारी वीडियोस को देख लो जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग। मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर की एक वीडियो मैंने और अपलोड करी थी पिछले साल वाले बच्चों के लिए, वो अभी भी रेलेवेंट है 2024 वाली, उसको भी एक बार देख लेना। उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, राइट।
और बाकी चिंता मत करो, एग्ज़ाम आपका अच्छा ही होगा, देयर इज़ नो नीड टू वरी। बाकी देखो अभी एक वीडियो और आएगी जो कि 5-10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको मोटिवेशन मिलेगी और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, मिस्टेक्स बताऊंगा। मतलब मिस्टेक्स तो देखो मैंने बोला था इस वीडियो में बताऊंगा, मिस्टेक यही है मैप में उल्टा सीधा मार्क कर देना, ढंग से ना लिखना, फ्लो चार्ट नहीं बनाना, पैराग्राफ में लिखना, ये सब काम आप नहीं करोगे, मुझे पता ही है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो आई होप आप इस चीज़ को नहीं करोगे। बाकी उस वीडियो में भी मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, उसको ज़रूर देख लेना फाइनल एग्जाम देने से पहले। ओके, और ऐसी तैयारी हम और भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की करेंगे, CUET की भी करेंगे। और ज्योग्राफी का एग्जाम आपका कैसा जाएगा वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसा गया, क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, राइट, आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली वीडियो से। और जो भी डाउट है रिगार्डिंग ज्योग्राफी एग्जाम इस वीडियो के कॉमेंट में पूछ लो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कॉमेंट। ओके, और बाकी एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे आपको मेल आईडी मिल रही होगी, अगर आपका ज्योग्राफी का एग्जाम अच्छा जाता है और वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आप इस मेल आईडी पे सेंड कर देना, या अगर आप किसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो एक टेक्स्ट लिख देना, कुछ मैसेज सा लिख देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, एक फीडबैक रहेगा कि मेरी वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प मिली एग्जाम में, आपका एग्जाम अच्छा गया। एंड हाँ, सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा आपका, डरना नहीं है बिल्कुल भी, जितना लाइट मूड आप लेके जाओगे उतना एग्जाम आपका अच्छा होगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।